स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन वर्ल्ड। देखिए बच्चे, अब क्लास 10th HBC का एग्ज़ाम आने वाला है साइंस का। तो उसमें बड़ा चैप्टर नंबर 14 जो है CBSE में इंक्लूडेड तो नहीं था, लेकिन उसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपका वक्त ज़्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। आपको पता है एनर्जी जो अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलती है, और जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली वो होता है जो एक पार्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके, फॉर आवर यूज़, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए। अब देखो, नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, सबसे पहले बात, फॉर मेकिंग फूड, फॉर लाइटनिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर रनिंग मशीन्स, फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर वर्क। तो ये यानी कि एनर्जी एक्चुअल में आपको देखा जाए ना बेटा, डे टू डे लाइफ में एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फूड बनाने के लिए लाइटनिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आपका काम आ रहा है, ठीक है, मशीन्स वगैरह को वर्क करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है, ओके, और इवन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर वर्क में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपको बताना है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कि किससे हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सकती है, और ये कौन सा हमारा जो सोर्स है वो बढ़िया रहेगा, क्वालिटी किसकी अच्छी होगी। ओके, तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड सोर्स के लिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, वो देखिए बात, पहली बात, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो कि हमें ना, देखो, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हमें दे। दूसरी बात, चीप मेथड हो, इजीली अवेलेबल हो, स्टोर करना आसान हो, ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी इजी रहे, सेफ टू हैंडल इन यूज़, और यूज़ करना भी बेसिकली काफ़ी इजी रहे हमारे लिए, और हैंडल करना भी हमारे लिए क्या रहे, सेफ रहे। डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं किसी भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वर्क करके हमें दे, ठीक है, चीप हो, इजी मेथड हो, इजीली अवेलेबल हो, है ना, स्टोर करना भी इजी हो, ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो, और हैंडल करना और हमारे लिए यूज़ करना भी काफ़ी इजी हो, और पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। तो ये होती है कुछ क्वालिटीज़ किसी भी सोर्स की, गुड सोर्स की। देखो, अब यहाँ पर देखा बेटा, फ्यूल्स, द मटेरियल विच आर वंट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। मतलब ऐसे मटेरियल जिनको जला करके हम एनर्जी जो है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड हो गया, कोयला हो गया, LPG हो गया, केरोसिन हो गया। ओके, दीज आर द फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड द लाइट एनर्जी ऑल्सो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके बेटा, अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दे रखे गुड फ्यूल के। देखो, गुड फ्यूल जो है, एक अच्छा फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। देखो, पहली बात, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि गिव मोर हीट पर यूनिट मास। ओके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, ओके, पर यूनिट मास में। वन विदाउट गिविंग एनी स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, ठीक है, बिना स्मोक प्रोड्यूस किए और बिना ही हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस किए, बिना अगर चलेगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपका एक अच्छा फ्यूल है। ओके, क्योंकि होता है कुछ फ्यूल्स ऐसा होता है इसमें से पॉल्यूशन होता है। ओके, दैट्स गुड। टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो है जलना स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए सेफ होना चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए स्टोर करने के लिए, और स्मूथली चले। ओके, तो ये आपके होते हैं गुड क्वालिटीज, यानी कि फ्यूल की कुछ कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड फ्यूल। कि आपको एक पार्टिकुलर क्वालिटी का जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए यूजफुल है, हार्मफुल तो नहीं है एनवायरमेंट के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, चलिए बेटा बात करते हैं आगे। ओके, देखिए बच्चे, अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल्स में आपके आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब आपका आता है। थर्मल पावर प्लांट आपका आ गया, हाइड्रो पावर प्लांट आ गया, और जियो थर्मल आपका आ गया। ठीक है, जिसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे आगे फर्दर। नॉन कन्वेंशनल्स में आपका सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, ठीक है, जैसे टाइडल
ओशन टाइडल एनर्जी भी कहते हैं उसको, ठीक है। बायोमास, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे होते हैं। ओके, अब ये होता है क्या बेटा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या है, इनके बारे में अब बात करते हैं वन बाय वन हर एक टॉपिक के बारे में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो मोस्टली पीपल्स, जिनके बारे में सभी लोगों को लगभग पता होता है, ठीक है। जैसे आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, बायोमास हो गया, इन सब के बारे में देखो। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल्स, दैट इज कोयला एंड पेट्रोल, कोल एंड पेट्रोल। इसको लगते हैं बेटा काफ़ी साल्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। अवेलेबल इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिनको हम दोबारा से रिन्यू मतलब दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। एक टाइम में अगर फॉसिल फ्यूल्स आप पे खत्म हो जाएंगे तो वी हैव टू वेट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमें काफ़ी सालों तक वेट करना पड़ेगा, लाखों सालों तक, तब जाकर के हम जो है इस सोर्स को ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इंडिया हैज़ 6% शेयर इन द वर्ल्ड रिजर्व कोल दैट में लास्ट 250 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। ओके, तो इंडिया क्या बताया ना, वर्ल्ड में 6% शेयर करता है आपका कोयले का रिजर्व है, ठीक है। कोयले की जो है ना वहाँ पर आपका 6% है, जो कि 250 साल तक लगभग खत्म हो जाएगा, जिस रेट से हम अभी जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आती बात बेटा पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। देखो, फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं? रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एसिडिक इन नेचर, ओके, विच कॉजेज एसिड रेन दैट डैमेजेस ट्रीज, प्लांट्स, रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपको पता है बेटा, जितने भी आपके है ना फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बेसिकली क्या होता है बेटा? दीज आर एसिडिक होते हैं आपके नेचर में। और जब एसिड रेन होती है तो बेसिकली होता है कि जब रेन होता है तो ये उनके साथ मिक्स होकर एसिड रेन फॉर्मेशन करते हैं, और विच आर हार्मफुल फॉर द ट्रीज, प्लांट्स, और एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये रिड्यूस कर देता है ना, एक तरीके से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। ओके, दूसरी बात, produces large amount of CO2 gas in the atmosphere which causes greenhouse effect leading to the excessive heating of the earth। अब होता है क्या बेटा, ये जो हमारे फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये लार्ज अमाउंट में CO2 गैस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, जो बेसिकली मेन रीजन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, मतलब कि एक तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब मुझे बताओ कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स से जो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, दूसरी पहली बात हो रहा है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। ओके, यानी कि जो एक्चुअल में जो हमारा कंबशन प्रोसेस उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए। और एफिशिएंसी मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर सकें, ये हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरी बात, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसिड्स इनटू द सराउंडिंग। मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट ना हो। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दूसरा आपका आता है बड़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है? आ पावर प्लांट विच यूजेस हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा पावर प्लांट होता है, ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर बेसिकली हीट एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है ताकि स्टीम्स बनाए जाए, ताकि उसके जो टर्बाइन्स है वो रन कर सके। ओके, सेटअप पावर प्लांट नियर द कोल एंड ऑयल फील्ड्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि इसका जो सेटअप होना चाहिए वो कोल और ऑयल फील्ड्स के साथ होना चाहिए ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तीसरी बात, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर है वो बिल्कुल क्या होता है आपका, मोर एफिशिएंट होता है, बिल्कुल अच्छा सही होता है इसमें आपका, ठीक है। पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो पानी गिर रहा है उसके पानी को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स एसोसिएटेड विद डैम्स, जैसे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं बेटा, डैम्स में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है और वहाँ पर टर्बाइंस बनाए होते हैं, टर्बाइंस लगाए होते हैं और टर्बाइंस रोटेट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अराउंड 25% ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हमारी कंट्री की जो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना, वो कौन कंप्लीट करता है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट कंप्लीट करता है। ओके, एडवांटेजेस, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, फ्लो वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो वाटर फ्लो कर रहा है वो एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्स है,
है ना, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। ओके, मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है ना आपका क्या कहते हैं बाढ़ से बचाने के लिए, ओके, और सो दैट उसको हम इरीगेशन पर्पजेस के लिए भी हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज क्या है डैम्स वगैरह बनाने के। लैंड अ वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन सेटलमेंट गेट्स सबमर्ज्ड इनटू द वाटर ऑफ रिजर्वियर फॉर्म्ड बाय द डैम्स। एक्चुअली में क्या होता है इसमें ना, देखो इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखो जब डैम्स बनाए जाते हैं तो उस केस में एग्रीकल्चर फील्ड हो गया हमारा, फ्लोरा एनिमल्स और जो हमारे पास प्लांट्स की कैटेगरीज हैं उनको इफेक्ट होता है ना, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी जो है इससे थोड़ा सा क्या पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। ओके, दूसरी बात लार्ज इकोसिस्टम है डिस्ट्रॉयड। लार्ज इकोसिस्टम मतलब एक तरीके से जो बैलेंस होता है ना प्लांट्स एनिमल्स का, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरी बात वेजिटेशन दैट सबमर्ज्ड अंडर वाटर रोड्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, अब ये कह रहा है कि बेटा जो वेजिटेशन होती है ना सबमर्ज्ड अंडर वाटर रोड्स, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है एनएरोबिक कंडीशंस आपकी होती है यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है वाटर के अंदर। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस कर, जो कि एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस में आपका आ जाता है। क्रिएट द प्रॉब्लम्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। ठीक है, मतलब एक तरीके से उनके लिए जो वहाँ से जो लोगों को वहाँ से निकाला गया है, वहाँ से हटाया गया है डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, वहाँ पर थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। ओके, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आपका प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वाटर से, देखो ठीक है ना, डैम से बना के यहाँ से वाटर वगैरह जो है क्या होता है डायनोमो लगा हुआ यहाँ पर रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है आपकी। ओके, तो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए बेटा टेक्नोलॉजी, देखो पहली बात बायोमास, द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वेस्ट मेटल्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन आर कॉल्ड बायोमास। मतलब कहने का मतलब क्या, बायोमास कुछ नहीं बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन बींग्स का वेस्ट हो गया, प्लांट्स वेस्ट हो गया, इनके जो वेस्ट होते हैं ना उसको हम उससे बनाए जाते हैं आपके बायोमास। जैसे आपको देखो पहले देखा वुड, वुड इज अ बायोमास एंड यूज इज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो आपको पता ही है। इसका डिसएडवांटेज क्या, देखो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक फॉन बर्निंग। आपको पता है लकड़ी को जो जलाने में लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है और उसमें काफ़ी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं आपकी, ये ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दस बाय इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम अपने टेक्नोलॉजीज में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाए तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम जो है पॉल्यूशन क्रिएट किए बना। ओके, तो इस देखो तो उन्होंने क्या लिखा यहाँ पर, देखो बच्चे वुड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मच बेटर फ्यूल कॉल्ड चारकोल। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा वुड को चारकोल में कन्वर्ट कर दिया, और चारकोल एक तरीके से क्या करता है एक न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये ज़्यादा पॉल्यूशन इतना क्रिएट नहीं करता। देखो जहाँ पर लिखा हुआ है चारकोल के बारे में, व्हेन वुड इज वांट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देन वाटर एंड अदर वोलेटाइल मेटल्स गेट्स रिमूव्ड एंड चारकोल इज फॉर्म। अब ये कह रहा है कि जब लकड़ी को हम जलाते हैं ओके लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में, तो उसमें से वाटर होता है और जो कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं ना, वोलेटाइल मीन्स जो जल्दी से आपके उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ओके, वो रिमूव हो जाते हैं और वहाँ पर चारकोल हो जाता है, इसलिए लिखा ना आपने कोई ओके। और यहाँ पर क्या बोला गया, चारकोल जो आपका एक बेटर फ्यूल होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है वुड से। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कम अमाउंट में ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, डज नॉट प्रोड्यूस मेक स्मोक वाइल बर्निंग, बर्निंग के दौरान ये ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर बेटा, इट इज़ कॉम्पैक्ट फ्यूल, इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू यूज़। एक तरीके से बड़ा इसको ना हैंडल करना भी काफ़ी इजी होता है और यूज़ करना भी काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहता है, मतलब कन्वीनियंट टू यूज़, ईजी होता है इसको यूज़ करना भी आपका। देखिए बेटा एक और आपके पास आता है फ्यूल दैट इज काउ डंग। इट इज़ अ बायोमास, ये भी एक बायोमास है। इट इज़ नॉट गुड फॉर टू बर्न काउ डंग डायरेक्टली एज फ्यूल। देखो क्या कह रहा है कि काउ डंग को डायरेक्टली जलाना वो यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, देखो क्योंकि वो लोड्स ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है। काउ डंग जो होता है आपका डज नॉट बर्न कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली जलता नहीं है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है आपका ऐश यानी कि राख प्रोड्यूस करता है और उसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है।
ठीक है। बाय मेकिंग बायोगैस और गोबर गैस फ्रॉम काउ डंग वी गेट अ स्मोकलेस फ्यूल। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखिए बेटा को, अब हमने इन काउ डंग का यूज़ करके बायोगैस बना सकते हैं। और बायोगैस क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसा फ्यूल होता है जो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है बायोगैस के बारे में। बायोगैस कब बनती है? इट इज़ प्रोड्यूस इन अ बायोगैस प्लांट एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ काउ डंग प्लस वाटर स्लरी। एक्चुअल में होता क्या है, बायोगैस बनाने के लिए हम बायोगैस क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट बनाते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। ओके, किसको? काउ डंग और वाटर स्लरी को। इट टेक्स फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये इसको कुछ दिन लगते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद ये कुछ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। ओके, तो दीज आर द गैसेस विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ बायो, क्या कहते हैं इसको, गोबर गैस, सॉरी गोबर, ये मतलब काउ डंग और स्लरी को। ठीक है बेटा। ओके, बायोगैस को हम गैस टैंक में स्टोर करते हैं अबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे कैन बी ड्रॉन थ्रू द पाइप्स। ओके, उसके बाद उनको हमको यूज़ कर लेते हैं पाइप के थ्रू। ओके, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रहे थे पूरा प्रोसेस है। ओके, ये गैस आउटलेट हो गया, यहाँ से गैस हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट। अब बात है बेटा बायोगैस के क्या क्या एडवांटेजेस है। देखो, पहली बात, ये एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है जिसके अंदर 75% मीथेन गैस होती है। ये बर्न होती है बिना स्मोक प्रोड्यूस करे। ठीक है, और कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। रेजिड्यू मतलब जैसा होता है ना, लकड़ी को जलाने में राख मिलती है, कोयले को जलाने में राख मिलती है, वैसा कोई इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती आपको। हीटिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, और लाइटनिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। स्लरी ड्राफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड एज एक्सक्रिएट मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अब क्या होता है, जो बाकी जो बच जाता है ना बायोगैस यूज़ करने के बाद, जो नीचे आपका बाकी स्लरी यानी कि एक तरीके से जो पेस्ट बच जाता है लिक्विड और गोबर का, है ना, तो उसको हम ऐसा मैन्योर यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है। सेफ मेथड है, एफिशिएंट है मेथड आपका वेस्ट डिस्पोजल का। ठीक है, यानी कि वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं हम एज अ बायोगैस बना करके। ओके, विंड एनर्जी। देखो, विंड एनर्जी में क्या होता है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशंस जनरेट एयर मूवमेंट एंड कॉज विंड टू ब्लो। आपको ये तो पता है बेटा। देखो, होता है क्या ना कि कभी कभार कहीं पर ज़्यादा गर्मी हो, कहीं पर ठंडा हो रहा है आपका ना, तो उससे क्या होता है, एयर जो आपकी ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है, एयर हल्की हो जाती है तो ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंड प्रोड्यूस होती है ना। और विंड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की आपकी, उसको हम यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग द रोटर ऑफ द टरबाइन। ठीक है, यानी कि जो टरबाइन्स हमारे होते हैं उसको रोटेट करवाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है, रोटेशनल एनर्जी जो आपकी, वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और दूसरी बात, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू रन द फ्लोर मिल्स को भी चलाने के लिए, कि चक्की जो होती है आटे की मिल होती है, उसको वर्क करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, but the output of a single windmill is quite small, so a number of windmills are erected over a large area called wind energy farm. अब होता है क्या ना बेटा, देखो, एक हमने अगर विंड मिल लगा दी तो उससे इतने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, विंड फार्म बनाने पड़ते हैं, यानी बहुत सारे विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन गेट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, और वही लगाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, स्पीड जो होती है लाइट की, सॉरी स्पीड जो होती है विंड की, वो प्रॉपर अच्छी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मिनिमम विंड स्पीड फॉर अ विंड मिल टू सर्व अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज 15 to 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक्चुअल में क्या ना, इसकी जो स्पीड होनी चाहिए 15 से 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए विंड की स्पीड, तभी जाकर के हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एज अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में। है, उसकी कुछ एडवांटेजेस है। पहली बात तो इको फ्रेंडली है, कोई इससे एनवायरनमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल मतलब वी कैन हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको बना सकते हैं। ओके, नो रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता आपका। नो रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, देखो, इसमें दोबारा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बस लगा दो तो हो गया, इन्वेस्टमेंट कर देते हो। डिसएडवांटेजेस क्या बेटा इसको, देखो, विंड एनर्जी फार्म्स नीड्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। देखो, सिंपल सी बात तो ये है, देखो, ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि विंड प्लांट्स लगाने हैं, हम विंड मिल्स लगाने हैं ना हमें। ओके,
दूसरी बात, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड ऑफ 15 to 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक तरीके से ये नहीं कि जरूरी आपको हर बार ही 15 से 20 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड मिलेगी, कभी कभार नहीं मिल पाती इतनी। इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स की मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। डेनमार्क को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, डेनमार्क में बहुत सारे विंडमिल्स लगे हुए हैं। इंडिया की जो रैंक है वो है 5th रैंक है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, दूसरी बात बोला गया बेटा यहाँ पर देखो, इन इंडिया लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज़ बीन स्टैब्लिश नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके विंड एनर्जी फार्म्स लगे हुए हैं वो कहाँ पर है बेटा, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। ओके, नियर कन्याकुमारी। ये कम से कम 380 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अकेले, 380 मेगावाट। ओके, क्लियर। अब बड़े एक बात आती है आपके अल्टरनेट या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, डे बाय डे आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस, सो देयर इज अ नीड फॉर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो आपको पता है बेटा, हर दिन हमारी जो है एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमारे पास अलग सोर्सेज भी होने चाहिए एनर्जी के, अल्टरनेट सोर्स भी होने चाहिए। एक तो कन्वेंशनल सोर्स तो मैंने आपको बता दिए, एक होता है आपका अल्टीमेट यानी अल्टरनेट सोर्स यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपके होने चाहिए। देखो क्या क्यों होने चाहिए, देखो इसका रीज़न क्या है। फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व इन द अर्थ आर लिमिटेड। देखो आपको पता है बेटा फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप कब तक उसको यूज़ करोगे, आप एक टाइम के बाद तो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी हो सकते होने चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, यानी कि रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल्स मेकिंग दैम लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम कम कर देंगे, उससे क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेंगे आपके। टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल एंड टू सेव द एनवायरनमेंट। और एक तरीके से क्या है कि एनवायरनमेंट को सेव करना भी हमारा एक मकसद बन चुका है ना। अगर हम कोयला वोयला ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। सोलर एनर्जी के बारे में देखो, सन का एक अल्टीमेट सोर्स होता है आपका एनर्जी का। मतलब सबसे देखो एक तक देखा जाए तो सन भी क्या है, एनर्जी का एक सोर्स आपका है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, देखो देखा जाए तो सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसे हम सोलर एनर्जी कहा जाता है। सोलर कांस्टेंट हमें वैल्यू दे रखी है, बेसिकली बोला जाता है कि अर्थ जो है हमारी जो सोलर एनर्जी रिसीव करता है दैट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका रिसीव करता है। देखो सोलर डिवाइस हमारे पास दे रखे हैं, जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करके सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। एक तो सोलर कुकर हो गया आपका, सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर सेल्स हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चा बाटी, अब यहाँ पर क्या ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, देखो सोलर हीटिंग डिवाइसेस एक्चुअली में क्या है, देखो यहाँ पर किसके बारे में बताते हैं। ये कह रहा है कि ब्लैक कलर का जो पेंट होना चाहिए उस सरफेस पर डिवाइसेस के ऊपर, सो दैट वो लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके। और आपको पता है कि ब्लैक कलर क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। ओके, तो ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके प्रॉपर वे में। दूसरी बात क्या रहा है कि ग्लास प्लेट का यूज़ करें, बिकॉज ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को क्या करता है, एंटर करता है, बट डज नॉट अलो द रेडिएशन टू एग्जिस्ट थ्रू। यानी कि बस सिर्फ क्या करता है, रेडिएशन को अंदर आने में यानी कि एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बाकी जो है उसको एग्जिस्ट नहीं होने देता है, ठीक है। कॉजिंग मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो एक तरीके से क्या करता है, एटमोसफियर को ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से वो कर देता है, ठीक है, रेडिएशन को एग्जिस्ट नहीं होने देता, ठीक है। क्लियर बात है, ओके दैट्स गुड। तो वो ऊपर सोलर डिवाइसेस की कुछ कंडीशंस दे रही है आपको। ओके, अब बात ये देखो बेटा, सोलर कुकर की बात करें। देखो सोलर कुकर, देखो बॉक्स टाइप सोलर कुकर, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है विच इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक विच इज पेंटेड डल ब्लैक। ओके, जिसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। इनर वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर पेंटेड ब्लैक टू इंक्रीज द हीट एब्जॉर्प्शन। आपको पता है जो बॉक्स की इनर वॉल होती है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ग्लास प्लेट। सोलर कुकर जो ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है एंड हैव मिरर टू फोकस द रेज ऑफ द सन एंड अचीव हाई टेम्परेचर। ओके, मतलब एक तरीके से क्या है ना, जो ग्लास प्लेट के अंदर एब्जॉर्व किया जाता है ताकि वो रेडिएशन को एग्जिस्ट ना करे बाहर। ओके, जितनी भी रेडिएशन आपकी आ रही है वो सारी वो एब्जॉर्व कर लेगा, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके, और जो भी हमारा यूटेंसिल्स हम रखे उसको गर्म करके फूड को कुक कर दे। ओके, टेम्परेचर इनसाइड द बॉक्स जो होता है आपका 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है 2-3 घंटे के अंदर। ओके, जैसे किस तरीके से आपको दे रखा है सोलर कुकर बॉक्स दे रखा है आपको, क्लियर। चलो बेटा,
अब इसके एडवांटेजेस क्या हो, डिसएडवांटेजेस क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब एडवांटेजेस क्या है, देखो एक तरीके से हम बाकी जो हमारे फ्यूल्स हैं ना उनको बचा सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास थे उनको हम अब क्या करते हैं, बचा सकते हैं इनका सोलर एनर्जी का यूज़ करके। एलपीजी बच जाएगा, कैरोसिन बच जाएगा, कोयला बच जाएगा ना। डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये तो आपको पता है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा कि न्यूट्रिशंस लूज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होता है न्यूट्रिशंस उतने के उतने रहते हैं कुकिंग के दौरान। अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुकड एट सेम टाइम, यानी कहने के मतलब क्या 4 जो हमारे फूड आइटम्स उसको हम एक साथ पका सकते हैं इस प्रोसेसिंग थ्रू या इस कुकर के थ्रू, सोलर कुकर के थ्रू। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपका रात को वर्क नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। इफ द डे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, अगर मतलब बारिश का मौसम होता है या क्लाउड्स होते हैं तो उस समय आप सोलर कुकर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमें ना बार बार जो है ना सोलर कुकर के जो रिफ्लेक्टर्स होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी सन की रेज जो है, आपको पता है सन की डायरेक्शन चेंज होती जाती है ना टाइम टू टाइम, तो इसलिए हम उसको जो है बार बार सन की तरफ जो है फेस करके रखना पड़ेगा। और इसको हम फ्राइंग और बेकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखिए बच्चे, अब बात करते हैं सोलर सेल्स की। देखो सोलर सेल्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर सेल्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वोल्टेज 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक, और प्रोड्यूस करते हैं 0.7 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं आपके सोलर सेल्स। A large number of solar cells are combined in an arrangement to form the solar cell panels। आपको पता है सोलर सेल्स पैनल्स बनाए जाते हैं इन सोलर सेल्स का यूज़ करके। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या, देखो एडवांटेज क्या है, हैव नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसमें, मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा नहीं है। कैन वर्क विदाउट एनी फोकसिंग डिवाइस, किसी भी फोकसिंग डिवाइस के लिए हमें इसको यूज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। सीधा ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को। कैन बी सेटअप इन रिमोट एंड इनएसेसिबल एरियाज, मतलब कि काफ़ी दूर दूर एरियाज में भी हम इसको जो है आपका लगा सकते हैं आराम से, इसलिए वे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या, देखिए बेटा सोलर सेल्स के डिसएडवांटेज क्या, देखो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है इसका। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज लिमिटेड, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए सोलर सेल्स बनाने के लिए जो सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट है एक पार्टिकुलर ग्रेड की, वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। सिल्वर वायर फॉर इंटरकनेक्शंस ऑफ सेल्स एक्सपेंसिव, आपको पता है इंटरकनेक्शंस करने में सिल्वर वायर का यूज़ किया जो कि एक तरीके से एक्सपेंसिव होती है। ओके, यूज ऑफ सोलर सेल्स कहाँ यूज़ किया, देखो पहली बात आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रॉप्स यूज सोलर सेल्स लॉन्च होते हैं, उसमें भी आपका सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है। रेडियो हो गया, टीवी रिले स्टेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें भी आप सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज आर फिक्स्ड फिटेड विद सोलर सेल्स, तो मतलब काफ़ी चीज़ों में अब हम सोलर सेल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम जो है इनका एनर्जी का यूज़ कर सकें, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें। ओके, नाउ द पॉइंट इज एनर्जी फ्रॉम सी, अब हम समुद्र से भी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखो टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, ओशियन की थर्मल एनर्जी को भी हम यूज़ करते हैं। देखो कैसे, देखो वर्किंग भी बता रहे हैं आप। देखो टाइडल एनर्जी में क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ हाई एंड लो टाइड गिव टाइडल एनर्जी, मतलब आप देख रहे हैं बेटा समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है जैसे हाई टाइड लो टाइड, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है उसमें हम टाइडल एनर्जी जो प्रोड्यूस उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वेव एनर्जी में क्या होता है, वेव्स देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यूज वेव्स नियर सी शोर इज ट्रैप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बड़ी बड़ी जो वेव्स आती है ना ऐसे करके, ठीक है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तीसरा क्या कह रहा है आपका, ओशन थर्मल एनर्जी, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द सर्फेस एंड डीपर सेक्शन ऑफ द ओशन इज यूज टू ऑपरेट एनर्जी इन द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, एनर्जी कन्वर्जन OTEC मतलब ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स। ओके, यानी कि देखो ना ऊपर का टेम्परेचर आपका अलग होता है, मतलब वाटर की सरफेस का, और लोअर टेम्परेचर अलग होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो इसके बारे में बात करें, इट इज़ हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स अक्रॉस द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो नैरो ओपनिंग होती है ना, मतलब छोटी सी जो ओपनिंग होती है इस चीज़ की, वहाँ पर हम क्या कर देते हैं एक तरीके से डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट वी कैन यूज़ द टाइडल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। देखो वेव एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रोटेशन ऑफ टरबाइन एंड प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वेव एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है बेटा उससे क्या टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट होने की वजह से क्या होगा वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जाएगा।
द वार्म सरफेस ऑफ वाटर इज यूज टू बॉयल वॉलेटाइल लिक्विड्स लाइक एमोनिया। जो एक्चुअल में क्या है ना, थर्मल एनर्जी जो हमारे ओशंस के यानी कि ऊपर का जो टेम्परेचर होता है ओशंस का, उसको हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को जैसे बॉयल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लिक्विड एमोनिया हो गया आपका, ठीक है। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर यूज टू रन द टर्बाइंस। अब उसके जो वेपर्स होंगे बड़े लिक्विड के, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टीम की तरह, सो दैट ये टर्बाइंस को रोटेट करेगा और इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेजेस क्या, देखो आपका जो टाइडल एनर्जी है उसका डिसएडवांटेज क्या है। द लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। मतलब ऐसी लोकेशंस बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है जहाँ पर हम ऐसे डैम्स प्रिवेंट बना सकते हैं, जहाँ पर हम टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, वेव एनर्जी इज वायबल ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये वहीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पर वेव्स ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा अमाउंट्स में होती है। और आपका थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, एफिशिएंट कन्वर्शियल एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्या कहता है कि एक तरीके से ज़्यादा अमाउंट में जो उसका ना वो, मतलब इसको कमर्शियल एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब एक तरीके से इसको जो कमर्शियली यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। ओके, दैट्स गुड। जैसे आपको समझ में आ रहा है बेटा, अर्थ की बात चल रही है, थर्मल मीन्स हीट की बात चल रही है। ओके, तो लिखा ना पर देखो, जियो मीन्स अर्थ एंड द थर्मल मीन्स हीट। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। बेसिकली क्या होता है, अर्थ के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो हॉट रॉक्स क्या करते हैं, उनकी एनर्जी को यूज़ करना, उनकी जो एनर्जी उसे कहते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेट। आपको पता है जब अंडरग्राउंड वाटर जो हॉट स्पॉट्स के कॉन्टेक्ट में आता है, हॉट रॉक्स के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो स्टीम्स में जनरेट करता है, और स्टीम्स ट्रैप्ड इन द रॉक्स इज राउटेड थ्रू द पाइप्स टू टर्बाइन। और जो आपकी जो रॉक्स में स्टीम्स आपकी ट्रैप हो जाती है, उसको जो है ना पाइप के थ्रू टर्बाइन में पास किया जाता है एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल है, डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, तो सिंपल सी बात है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है बेटा इसके जियोथर्मल आपके एनर्जी के। देखो क्या है डिसएडवांटेज, देखिए डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके जियोथर्मल एनर्जी के। देखो यानी कि लिमिटेशंस भी कह सकते हैं हम इसको। जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल नहीं है बेटा आपके ना। दूसरी बात क्या, डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। अब आपको पता है भाई, इसके लिए हमें अर्थ को खोदना पड़ेगा, और डीप ड्रिलिंग करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है और इतना एक्सपेंसिव भी हो जाता है आपका। ठीक है, इन न्यूजीलैंड एंड यूएसए देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल। ठीक है, मतलब एक तरीके से वहाँ पर जैसे न्यूजीलैंड और यूएसए में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके जियोथर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं, जो एक तरीके से अर्थ एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इट्स क्लियर, दैट्स गुड। अब बात आती है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी की। देखो न्यूक्लियर एनर्जी, देखो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। आपको कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू टाइप्स के होते हैं आपकी, जैसे कि आपका न्यूक्लियर फिजन हो गया, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। अब ये क्या होते हैं, वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बेटा न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना। द प्रोसेस in which heavy nucleus of radioactive atoms such as uranium, plutonium, thorium split up into smaller nuclei when bombarded with a low energy neutrons is called a nuclear fission। nuclear fission का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं। रेडियो एक्टिव एटम जैसे हमने कहा यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आपका हो गया। जैसे इसमें हम ऐसी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्डिंग करते हैं तो होता क्या है, इनके न्यूक्लियस ना बड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, दैट एनर्जी कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, U-235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन फॉर्म्स ऑफ यूरेनियम रोड्स। ओके, यूरेनियम के जो हमारे पास 235 जो हमारे पास एक तरीके से क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपका यूरेनियम क्या है, इसको यूज़ किया था न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। और वर्किंग क्या कहते हैं, देखो in a nuclear reactor self-sustaining chain reaction release energy at a controlled rate which is used to produce steam and further generate electricity। अब होता है क्या ना बड़ा सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के दौरान क्या होता है वहाँ पर ना आपकी चेन रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है एनर्जी एट अ कंट्रोल रेट। कंट्रोल रेट मतलब लिमिटेड अमाउंट में, मतलब कंट्रोल वे में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम फर्दर यूज़ करते हैं स्टीम्स प्रोड्यूस करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बच्चे उन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पर, देखिए देखो मेजर न्यूक्लियर प्लांट जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोड़ा
ठीक है, यूपी में ककरापर, गुजरात, कायगा, कर्नाटका। तो यानी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं प्लेस्ड किए हैं। ठीक है, दूसरी बात बेटा, अब देखिए बेटा, अब बात आती है फ्यूजन की। When two nuclei of a light elements like आपकी हाइड्रोजन combine to form a heavy nucleus like helium। देखो होता क्या ना, बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन के जो दो न्यूक्लियस है वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपके हीलियम बनाते हैं। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स कंबाइन करना, और फ्यूजन मतलब स्प्लिट करना। ओके, जैसे आप लिखे ना, ये ड्यूटोरियम हो गया, ये भी ड्यूटोरियम हो गया। इनका फ्यूजन करने के बाद हमने बना दिया ट्राइटियम बना दिया। ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया आपका इस तरीके से। ये जो लिखा है ना बेटा, ऊपर जो लिखा होता है ये आपका एटॉमिक मास होता है, नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हीट रिलीज होगी तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर नीड फॉर फ्यूजन। आपको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, हीट एनर्जी की, ओके, टेम्परेचर की और प्रेशर की जरूरत पड़ती है फ्यूजन करवाने के लिए। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेनन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो इसी फिनोमेनन पर बेस्ड आपका होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही आपका जो सन है उसकी ब्राइटनेस या उसकी एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। ओके, तो यही आपको उसमें प्रोसेस होता है एक्चुअल में। देखिए पहले इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, फिर इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखो, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यूजफुल एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। मतलब ऑब्वियसली बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल से हम लार्ज अमाउंट में एक तरीके से एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक तरीके से हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे CO2 गैस होगी और आपकी मिथेन गैस वगैरह जो आपकी होगी, है ना। ग्रीन भी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड इट्स डिस्पोजल। ओके, एक तरीके से क्या होता है बेटा, अगर न्यूक्लियर जो हमारे पास वेस्ट होता है, ठीक है, वो इम्प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है वेस्ट को, उसको, ठीक है, डिस्पोज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट में इसके कंटेमिनेशन यानी कि उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिस्क होता है एक्सीडेंशियल लीकेज होना हार्मफुल रेडिएशंस का। ठीक है, अगर हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज होगी तो ऑब्वियसली बात है एक तरीके से ना ये आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, आपके जेनेटिक्स डिसऑर्डर हो सकते हैं इसकी वजह से। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इनको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाली बात होती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है लिमिटेड अमाउंट में आपके अवेलेबल होते हैं। ये सारे क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या है, लिमिटेशंस आपके होंगे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि इससे इन सब एनर्जी का यूज, सोर्सेज का यूज करने से एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। देखो, एक्सप्लोटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरमेंट इन सम वे और द अदर वे। एक्चुअली क्या कर रहा है कि अगर हम कोई भी सोर्स यूज करते हैं एनर्जी का, तो एक तरीके से वो एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा। कैसे, देखो, द सोर्स वी हैड चूज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसलिए बेटा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी सोर्स का यूज कर रहे हो, एनर्जी सोर्स को, तो एक बात का ध्यान रखना है, पूरे एनवायरमेंट को आपको क्या कहते हैं, इफेक्ट ना करें। ठीक है, पहली बात देखो, एक तो एक्सट्रैक्शन करना उसका ईजी हो, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन वो भी हमारी ईजी हो, एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल को क्या क्या उससे प्रभाव हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, वो भी हमें ध्यान में रखने वाली बात होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी सेट टू बी पॉल्यूशन फ्री, सम सोर्सेज आर क्लीनर देन द अदर। बस कहने का मतलब कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका पॉल्यूशन फ्री नहीं कह सकते, लेकिन बस ये कह सकते कि हाँ भाई ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोलर सेल्स में बी पॉल्यूशन फ्री बट असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेजेस। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या कहना चाहता है, देखो बेटा आपको पता है कि सोलर सेल्स आपके पॉल्यूशन फ्री होते हैं, लेकिन ना इनकी जब असेंबलिंग करते हैं ना इस डिवाइस की, तो उस समय जो वेस्ट रिमूव होता है वो एनवायरमेंट को डैमेज कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी रिसोर्स लास्ट अस। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कितने समय तक हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे पास बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, तो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स आपके हो गए, तो उसको हमें सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। ओके, और कुछ एनर्जी ऐसे बेटा जिनको रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया। ठीक है, जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपके एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, तो सो दैट वी कैन यूज इट एंड मीन लिमिटेड अमाउंट। ओके, तो आई होप बेटा आपको चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छे समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चलिए बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।